हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल जो मैं आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल लेकर आया था, तो आज मैं रेडी हूँ उसके क्वेश्चन और आंसर के साथ में। आई एम श्योर आपने उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया होगा और आई एम श्योर वो सही भी होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं द हिंदू की वेबसाइट पर हूँ और ये है वो आर्टिकल जो कल मैं आपके पास में लेकर आया था। इसका टाइटल है टेक ओवर फियर्स, नुआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमने कल आर्टिकल समझ लिया था और आई एम श्योर, है ना, ये आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए फिर तो चलिए फिर इनके क्वेश्चंस पे सब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो पैसेज जैसा कि आपने देखा था, मैं वापस आपको पैसेज पे ले चलता हूं। ठीक है, तो पैसेज जैसे कि आपने देखा था, इसमें लिखा था टेक ओवर फियर्स नुआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की गई थी कि इंडिया को क्या लगता है। और यहाँ पे एक लिखा था, इंडिया ने जो, है ना, बैन की बात की हुई है, बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, तो उसके बारे में लोगों की आईब्रोज रेज हुई थी, ऐसा बताया गया था। तो लेट्स सी, तो क्या आपको लगता है कि चाइना का प्लान होगा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का लॉकडाउन के पीरियड में? क्या पैसेज उस बारे में था? क्या चाइना पर फोकस था पैसेज का? तो आंसर है नहीं, इस पूरे पैसेज में फोकस चाइना की पॉलिसीज के बारे में नहीं था। फिर इंडिया का प्लान था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के बारे में। ठीक है, एक बार वापस चलते हैं, देखते हैं क्या ऐसा हमको इसमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर है नहीं, ऐसा भी हमको दिखाई इसमें नहीं दे रहा है कहीं पर भी, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा था कि मेनली बिकॉज द मूव इज सीन एज एम्ड चाइनीज इन्वेस्टर्स हु कुड। तो यहाँ पे कुड का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा होगा, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, और पॉसिबिलिटी कभी भी सर्टेन नहीं होती, है ना। हम उसको अनुमान लेकर चल रहे होते हैं, तो अनुमान कहीं पर भी फैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक वो अपने पास में सबूत ना मिल जाए। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया का प्लान था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का, उसकी बात हो रही थी, अजम्पशन बेस्ड बात थी। तीसरा, इंडिया प्लान टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक स्टार्टअप लाइक स्विगी एंड जोमेटो। उनका प्लान था इनको बचाने का। तो आंसर ये भी नहीं है, प्लान बचाने का इनको कहीं पर भी नहीं था, बस अपने, है ना, इन जनरल बात यहाँ पे हो रही थी, ये तो खाली एक एग्जाम्पल लिया हुआ था वहां पर। ठीक है, दिन चौथा, इंडियाज एंड चाइनाज प्लान टू इंक्रीज देयर एफडीआईज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज वंस द लॉकडाउन इज ओवर। एफडीआई को तो रिड्यूस करने की बात हो रही थी, चौथा भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। पांचवा इसका आंसर होगा कि हम इसमें से कुछ भी टाइटल चूज नहीं कर सकते, और आपने टाइटल अभी देखा ही था, टाइटल कुछ तो इससे मिलता जुलता होना चाहिए था, टेक ओवर फियर्स नुआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, greenfield investments should have been kept out of the purview, why is it so? greenfield investment को, है ना, इस दृष्टिकोण से बाहर रखने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? तो पैसेज में आपको ले चलता हूं मैं। तो पैसेज में देखो, यहाँ पे ये मिल रहा है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू एज दे डू नॉट पोज अ थ्रेट ऑफ ओवरटेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन पे थ्रेट नहीं दिखाता है, वो थ्रेट नहीं दर्शाता है वो। आगे देखते हैं, तो थ्रेट की बात बनने करी है क्या? देर इन्वेस्टमेंट नॉट इज नॉट ऑफ लार्ज साइज, बड़ा साइज का इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो ये तो नजर नहीं आ रहा है। सेकेंड, दे डू नॉट हैव एनी बिजनेस इन इंडिया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड तीसरा, दे डू नॉट पोज एनी थ्रेट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं पहला, गवर्नमेंट का डिसीजन बैन करने का एफडीआई को हैज नॉट बीन रिसीव्ड वेल बाय एवरीवन। तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, हमें फॉल्स चाहिए। सेकेंड है, चाइनीज इन्वेस्टर्स सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कैश ऑन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ओवर, तो ये भी ट्रू हो गया। तीसरा, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया है ना फॉलोइंग द सेम स्टेप, ये भी ट्रू हो गया। चौथा, इंडियन कंपनीज पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, है ना, फेलिंग टू कॉम्प्लाई विद द रूल्स, सेबी ने जो रूल्स बताए उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये है फॉल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर चौथा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, व्हाट कैन बी इन्फर्ड। अब इन्फर क्या कर सकते हैं इस फ्रेज को देख के? फ्रेज क्या है? इंडिया स्टडी द टोटल करंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज इज ओवर $26 बिलियन। देखो कहाँ लिखा है ये, वापस चलते हैं, और
ये देखो लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है कि ब्रुकिंग स्टडी है, ये वर्ड मैंने मिस कर दिया था, ब्रुकिंग स्टडी है इंडिया की, ब्रुकिंग स्टडी है इंडिया की, जिसमें लिखा था टोटल करंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज इज ओवर $26 बिलियन, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पिछले 5 साल में ये एक कैसा अपकर्व है, ये एक शार्प अपकर्व है चाइनीज इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। आइए चलते हैं। तो पहला, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज स्लोली डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? तो आंसर है डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर इंडियाज मेन इन्वेस्टमेंट इज इन द फिनटेक स्टार्टअप ओनली, ओनली वर्ड पे फोकस कीजिएगा, वहां पे ओनली नहीं लिखा था, वहां पे एक और लिखा था, वो था मुझे एक बार था ना, मोटर कुछ लिखा हुआ था, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ देखो ये लिखा ना, ब्रिक एंड मोटर, ये था, ब्रिक एंड मोटर लिखा हुआ था, है ना, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था, उसके बाद फिनटेक लिखा था। तो ऑलमोस्ट 3 आप सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर है ना ये नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। तीसरा, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज गेन्ड मोमेंटम इन द रिसेंट पास्ट, चाइना का इन्वेस्टमेंट रिसेंट पास्ट में मोमेंटम गेन किया हुआ है। ठीक है, मोमेंटम गेन किया माने वो तेजी उनमें उछाल आ गई देखने को मिल रही है हमको। ठीक है, तो रुक जाते हैं इसको अभी। चौथा, इन चाइनाज इंटरफेरेंस इन इंडियन मार्केट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से उनका इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। दखल बढ़ रहा है क्या? दखल तो नहीं बढ़ रहा, हम ये नहीं कह सकते, तो चौथा इसमें कैंसिल हो गया। तीसरे पे फोकस कर लेते फिर से, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसने मोमेंटम गेन किया रिसेंट पास्ट में, क्या लिखा था, पिछले कुछ सालों में तेजी आई है, तो तीसरा इसका आंसर सही हो गया। पांचवे पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, माने गलत है? तो आइए पढ़ते हैं। पहला है, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन शार्प अपकर्व इन द लास्ट 5 years। तो मीनिंग वाइज तो कोई कमी मुझे नजर इसमें नहीं आती है, लेकिन अगर आपका ध्यान है ना रहा हो, ठीक है, आपको या फिर ध्यान इस टाइम हो, तो आप देख सकते हैं छोटी सी मिस्टेक इसमें है। लौट के इस पे आएंगे, बी पे चलते हैं। व्हाट हैपेंड इन टू एफडीआई दैट कम्स इन थ्रू entities registered in countries that do not share a land border with India but which may trace their beneficial ownership to China। तो फिर से इसमें कोई भी है ना मीनिंग एरर तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी while the decision to introduced, तो कोई यही गलती मिल गई, टू के साथ में ईडी फॉर्म का वर्ब नहीं आता है, माने सी तो इसमें रॉन्ग है ना, हमको साफ दिख रहा है सी तो रॉन्ग है, तो इसका 5वां इसका आंसर नहीं हो सकता। और इसी वजह से पहला इसका आंसर नहीं हो सकता है और दूसरा इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सी तो हमें डिफरेंट दिख रहा है, टू के साथ में ईडी फॉर्म का वर्ब नहीं आ सकता। तो या तो अकेला सी गलत है या तो ए और बी दोनों साथ में गलत है। अब एक बार है ना बी को पढ़ लेते हैं। तो देखो, जब भी इंग्लिश के टेस्ट में आपको एरर ढूंढी जाती है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वर्ब पे होना चाहिए, क्योंकि सभी फैकल्टीज़ का, सभी टीचर्स का जो फेवरेट चैप्टर है जिस पे वो एरर बना के ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, वो है वर्ब। अब चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दें, चाहे आपको वर्ब पैटर्न पे एरर बना के दें, चाहे वो टेंसेज हो, चाहे वो आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है वो, है ना। इवन नाउन और नाउन और वर्ब में डिफरेंस ढूंढने को भी आपसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ब जो है वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछा ही जा सकता है। और एक खास बात ध्यान रखना, जब भी आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स माने एक के बाद एक लगातार आपको कोई इवेंट्स माने कोई घटनाएं नजर आए जो एक ही टाइम पे हुई हो, तो उनमें जितनी बार भी वर्ब आया होगा उन सबका टाइम या टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे सेकंड वर्ड बी में नजर आ गया हैपेंड, और इसमें ईडी लगा हुआ है, तो माने ये पास्ट को शो करता है। और आगे मुझे एक और वर्ब दिखाई देता है कम्स, और एक और दिखाई देता है उसके बाद में डू, और फिर आगे दिखाई देता है मे। ठीक है, तो बाकी दो, उसमें 4 वर्ब हैं, और 4 वर्ब में से एक वर्ब पास्ट है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है ना, और ये मे भी प्रेजेंट में ही मानिएगा, क्योंकि ये अजम्पशन लेके चल रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम्स और डू तो बिल्कुल सही है, लेकिन हैपेंड रॉन्ग हो गया, तो जिसमें हैपेंड में हैपेंस होना चाहिए, तो बी में भी गलती है। और जैसे ही मुझे 3 में से 2 में गलती दिख गई, तो ऑप्शन इस प्रकार से फ्रेम है कि मेरा आंसर चौथा ही आना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, गलती ए में है क्या? क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है? एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, क्या गलती आपको दिखाई दे रही है? कुछ मिली गलती इसमें? तो आइए चलते देखते हैं।
तो यहाँ पे ए में गलती है, ऑन के बाद आर्टिकल ए आना चाहिए, ऑन अ शार्प अपकर्व। ठीक है, शार्प जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, अपकर्व आपका नाउन है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल चाहिए, क्योंकि अपकर्व जो है वो सिंगुलर नाउन है, साथ में उसके आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है ना, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास मेहनत है, तो फिर आपके आंसर्स आ ही गए होंगे। ठीक है, आई एम श्योर। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो पैसेज लेकर आया हूँ, ठीक है, वो द हिंदू के एडिटोरियल से नहीं है। ठीक है, वो एक आसान पैसेज है, और मेरी उम्मीद ये है कि मैं आपको, है ना, सारी चीज़ों का एक बार दे दूं, मैं आपको, मैं आसान भी बता दूं, आपको मुश्किल बता दूं, और आपको इजी भी मैं बता दूं, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाए, प्लस आपके सारे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सारे लेवल आपके धीमे धीमे और साथ साथ में दुरुस्त होते चले जाए। इसके साथ जो कल हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा ईडियम्स और एक्सप्रेशंस पर। देखिए, देखो, हमारी लैंग्वेज का जो एक अभिन्न अंग है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो ईडियम्स भी हैं। ठीक है, वो मुहावरे भी हैं, जो हमारी लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट को, है ना, निखारते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि हम उनको भी साथ साथ में वर्कआउट करते रहें, और धीमे धीमे वोकैबुलरी पर भी जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इस पैसेज में, है ना, ज़्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी वर्ड्स तो सीखने को है ही, लैंग्वेज तो समझने को है ही हमारे पास में। तो इट सेज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। उस पैसेज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है, आप उनको, है ना, आंसर करें। स्टार्ट करते हैं। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, माने वर्क जो है वो फैल जाता है ना, उस टाइम को फिल करने के लिए जो आपके पास अवेलेबल है, उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। ठीक है, एक ये मतलब एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, जिसको आप कह सकते हैं, या कहावत कह लीजिए इसको आप। एक कहावत है जो कहती है कि जो सबसे बिजी आदमी है उसके पास टाइम है खर्चने को। ठीक है, ये एक जनरल रिकॉग्निशन इस फ्रेज से आप देख सकते हैं कि अगर आपने बोला कि जितना समय आपके पास है जिस काम करने के लिए, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। दस एन एल्डरली लेडी एट लेज्यूर कैन स्पेंड द एंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर नीस। एक बूढ़ी महिला जो है वो आराम से बैठी है, लेज्यूर मतलब होता है आराम करना, है ना, ऐसा समय जो आप अपने, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेज्यूर माने फ्री टाइम हो गया। तो आप वो पूरा जो टाइम है लेज्यूर पे बैठी हुई है, वो पूरा दिन स्पेंड कर सकती है सिर्फ एक पोस्ट कार्ड लिखने में अपनी भतीजी को या भांजी को। नीस माने भतीजी या भांजी। एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड। एक घंटा लगभग जाएगा पोस्ट कार्ड ढूंढने में। दूसरा एक घंटा जाएगा स्पेक्टिकल्स को ढूंढने में। यहाँ पे हंटिंग जो है वो ढूंढने के मतलब सर्चिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस। आधा घंटा जाएगा एड्रेस ढूंढने में। An hour and a quarter in composition and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street। ठीक है, आधा घंटा जाएगा एड्रेस ढूंढने में, और एक घंटा या सवा घंटा के आसपास जो जाएगा उसमें कंटेंट लिखने में, और 20 मिनट के आसपास जाएगा ये डिसाइड करने में कि जो पिलर बॉक्स तक वो जाएंगी तो साथ में वो छाता लेके जाए कि ना जाए। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स। एक बिजी आदमी जो है वो 3 मिनट के लिए जितना भी एफर्ट जो है वो लगा सकता है, ऑल टोल्ड मे बी इन दिस फैशन लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, एंजाइटी एंड टॉयल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उन्होंने यूज किया हुआ है, इस प्रकार से एक महिला, एक व्यक्ति जो है वो पूरा दिन का जो उन्होंने समय यूज किया हुआ है पूरी तरह से थक जाएगा, है ना, उसके मन में डाउट भी है ना, तनाव भी है, और उसने मेहनत तो वाकई में करी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पैसेज जो है एक बहुत ही सिंपल वे में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके पास में खाली समय है ना, वो क्या कर सकता है, वो पूरा दिन उस काम को कर सकता है जिस काम को करने के लिए एक बिजी आदमी सिर्फ 3 मिनट का काम मिलेगा। ठीक है, तो पैसेज बहुत मुश्किल नहीं है समझने को, उसमें कुछ खास है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, इसके क्वेश्चंस के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और
और क्योंकि पैसेज छोटा है तो इसको हम टाइम नहीं लेंगे, साथ साथ में ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इट सेज व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेज। जब समय बढ़ता है तो क्या होता है? पहला, द वर्क इज डन स्मूथली, क्या काम आसानी से हो जाता है? द वर्क इज डन लेज्यूरली, काम लेज्यूरली माने आराम से होता है। द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, समय पूरा लग जाता है, या वर्क को चाहिए होता है एडिशनल टाइम। तो आप पैसेज से ही देख सकते हैं, लाइन 1 में ही ये बात क्लियर है कि वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। वो समय जो बचा है, समय जो अवेलेबल है, पूरा ही यूज हो जाता है। दैट मीन्स सी इसका आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड, एक्सप्लेन द सेंटेंस। इसको एक्सप्लेन करें। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो देखा जाए तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम ही है, तो इनके आंसर भी सेम होने चाहिए। क्या था इसका आंसर? कि पूरा समय लग जाता है, ये लिखा हुआ देखते हैं। ए, द मोर वर्क इज देयर टू बी डन द मोर टाइम नीडेड। नहीं, समय की एक्स्ट्रा डिमांड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड, ये है इसका आंसर। अभी हमने सी डी पढ़ा नहीं है तो कंप्लीटली श्योर नहीं आप हो सकते। सी पढ़ लेते हैं। इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू मोर वर्क। नहीं, काम ज्यादा करने की बात नहीं हो रही थी, है ना, काम को ज्यादा समय में करने की बात बताई गई है। फिर डी है, इफ यू हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू यू शुड ऑलवेज हैव सम एडिशनल टाइम। नहीं, समय को एक्स्ट्रा लेने की, काम एक्स्ट्रा करने की बात नहीं हुई है, कि अगर आपके पास में जितना समय अवेलेबल होगा पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा। तो बी इसका आंसर बनेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तीसरा, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू द वर्क। किसको समय ज्यादा लग सकता है काम को करने के लिए? ठीक है ना, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, देखते हैं क्या आप वहां करेंगे इसका आंसर। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, और ये पैसेज में साफ लिखा हुआ था, एग्जाम्पल में ही दे दिया था कि एक एल्डरली महिला है जो फ्री बैठी हुई है, लेज्यूरली, शी इज एट लेज्यूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। कितना समय लग गया उसको लिखने में? तो आंसर है, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 3 मिनट लगेगी, कितने मिनट लगे। इसका आंसर बनेगा डी, फुल डे। लास्ट लाइन में क्लियर थी, जिस काम में एक आदमी, एक बिजी आदमी 3 मिनट का समय लेता है उस काम करने के लिए, एक आदमी, है ना, पूरा दिन भी ले सकता है। वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, है ना, वो डाउट में रहेगा और उसमें एंग्जाइटी आ जाएगी। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, पिलर बॉक्स का मतलब बताइए। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स मीन्स? ओके, सो ए बी सी डी आप चूज कर सकते हैं अपना आंसर। और थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है। हाँ, बॉक्स ऑफिस की जगह पोस्ट बॉक्स लिखा होता तो हम मान लेते, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब बॉक्स इन द पिलर, पिलर के अंदर बॉक्स नहीं है, कैंसिल हो गया। अब बॉक्स अटैच टू द पिलर, लेकिन यहाँ पे जब पिलर बॉक्स लिखा हुआ है तो पोस्ट कार्ड को डालने की बात हो रही है ना, उसको सबमिट करने की बात हो रही है। दैट मीन्स अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स होगा, इसका आंसर होना चाहिए डी। देखा आपने कितना आसान पैसेज था, ठीक है ना। और लेकिन इसमें फिर भी बहुत लोग 5 में से 5 नहीं ला सकते, ठीक है। तो आसान को देख के ये मत करना कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, ठीक है ना। उसमें देखो क्या कुछ सीखने के लिए है आपके पास, ठीक है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कल हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स और एक्सप्रेशंस। तो बी रेडी फॉर दिस वीडियो एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस वन टू। ओके, टिल देन, बाय बाय।